हेलो एवरीवन। तो हमने नहीं पिछली क्लास में आपके बर्स्ट प्रेशर की कैलकुलेशन देखी थी, जिसमें हमने बर्स्ट प्रेशर को निकालना सीखा था। उसमें बर्स्ट प्रेशर में दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर आपके बैकअप लोड की तरह काम करता है, और मैंने बताया भी था कि बैकअप लोड क्यों काम करता है, बैकअप लोड क्यों कहते हैं, वो बताया था मैंने। अब नहीं है इसको नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है, क्योंकि इसमें जॉइंट बॉन्ड का कोई नहीं इंटरफियर नहीं होता। साथ ही साथ इसकी नहीं है एक्यूरेसी निकालने के लिए हमको वो सारे पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो एज इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर लोड में इंक्लूड होते हैं। तो इंटरनल प्रेशर के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी कि कब मैक्सिमम होगा इंटरनल प्रेशर, अनलिमिटेड किक और लिमिटेड किक। अनलिमिटेड किक में लिमिटेड किक से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन एक्चुअल फील्ड में जो प्रॉब्लम होती है वो लिमिटेड किक के हिसाब से होती है। लिमिटेड किक की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स क्या आई थी वो मैंने बताई थी, और लिमिटेड किक कैसे डिजाइन करते हैं ये मैंने थर्ड चैप्टर की कॉलेज में बताया दिया था, और मैंने यहाँ पर भी बताया था कि कैसे डिजाइन करेंगे। उसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड किक में आप नहीं है जो फील्ड में आप जो नहीं है प्रॉब्लम लोगे वो अनलिमिटेड किक के हिसाब से लोगे। और मैंने अनलिमिटेड किक में इंटरनल प्रेशर निकालना आपको बता दिया डिफरेंट कंडीशंस के लिए। फिर मैंने आपको बैकअप लोड की बताया था कि बैकअप लोड में कौन कौन से प्रेशर लगते हैं, तो उनके बारे में भी मैंने आपको 4 तरीके की कंडीशंस बताई थी। ठीक है, तो ये तो होगी इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालने की एक क्राइटेरिया कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में क्या इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमने कोलैप्स प्रेशर में देखा था कि हमने कोलैप्स प्रेशर डिफरेंट केसेस के लिए निकाला था, उसी तरीके से हम कोलैप्स एक्सटर्नल इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर डिफरेंट केसेस के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हुआ इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टर केसिंग की बात करूं तो इसके लिए हम कोलैप्स बर्स्ट प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं करते। अगर मैं सरफेस और इंटरमीडिएट केस की बात करूं तो इसमें दो केस थे ना, अनलिमिटेड की और लिमिटेड की। तो मैं पहले अनलिमिटेड की बात करूं तो इसमें इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर हो जाएगा आपका इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर तो मैंने बता दिया था कि आपको फॉर्मेशन फ्लूइड का प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर नहीं है मैं पॉइंट केसिंग शिपिंग डेप्थ को निकालता हूं, एक सरफेस पे निकालता हूं। अगर केसिंग शिपिंग डेप्थ को निकालता हूं तो फॉर्मेशन फ्लूइड का प्रेशर निकालना पड़ेगा। और एक्सटर्नल प्रेशर जो भी आपका नहीं है, अगर 0.465 का नहीं है, सॉल्ट बढ़ रहा है केसिंग के पीछे तो उसको ले लोगे, और फॉर्मेशन का अगर डेंसिटी दे रखी है और उसका प्रेशर उस पे केसिंग पे लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर तो उसका 0.465 ले लोगे। और अगर स्ट्रेसिंग फ्लूइड भर रहा है केसिंग के पीछे तो उसकी डेंसिटी का ले लोगे। तो मान लो मैं अगर फॉर्मेशन प्रेशर के हिसाब से लूं 0.465 इनटू CST। ठीक है, अगर मैं सरफेस पे निकालूं तो फॉर्मेशन फ्लूइड माइनस ग्रेडियंट ऑफ फ्लूइड इनटू CST और माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो ये दोनों टर्म्स, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म और ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका अनलिमिटेड किक में सरफेस और इंटरमीडिएट केस के लिए बर्स्ट प्रेशर की कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नहीं है। अब मेरे को पता है सरफेस का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इस कंडीशन में मेरा नहीं है बर्स्ट प्रेशर हो जाएगा ये सरफेस पे। ठीक है, अब ये तो कंडीशन हुई इसके लिए, ये कंडीशन हुई मैंने वैल्यू ड्रिंक किया और ये मेरा। ठीक है, फॉर्मेशन जस्ट केसिंग पर है, केसिंग से किसी हेल्प पर है। तो पीएम फॉर्मेशन यहाँ पर प्रेशर हो गया, इंटरनल प्रेशर हो गया, पीएम माइनस जी टू सी हो गया। सेकंड कंडीशन क्या एराइव होती है, सेकंड कंडीशन एराइव होती है कि मैंने नहीं है, सेकंड कंडीशन क्या एराइव होती है कि मैंने नहीं है ड्रिल की, फिर मैंने केसिंग डाली, फिर मैंने नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन में ड्रिल करी और मेरा फॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है, और ये है CST और ये TD। ठीक है, अब मेरे को नहीं है इंटरनल इफेक्टिव बर्स्ट प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो
अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं और ए पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट की बात करूंगा मैं तो इफेक्टिव इंटरनल प्रेशर, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होगा, फॉर्मेशन का प्रेशर माइनस माइनस क्या होगा जी ग्रेडियंट ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड इनटू ये वाली डिस्टेंस। तो ये यहां पे प्रेशर निकालेंगे ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी माइनस सी एच पी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर पॉइंट 052 इनटू 0.46 सॉरी 0.465 इनटू सी एच डी। ठीक है, ये आपके देंगे पीपीजी में मान आता है। ठीक है, या फिर इसको ये तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, तो इसको ये फैक्टर्स तो ये वाला फैक्टर तो ये इस कंडीशन के लिए ये हो गया सरफेस पे, इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा PR/G/T। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट केसिंग और सरफेस केसिंग के लिए आ गया। और जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो होती है प्रोडक्शन केसिंग में, बस्ट केसिंग। प्रोडक्शन केसिंग के लिए इफेक्टिव बस्ट प्रेशर क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें दो केस बनते हैं आपके। पहला केस क्या होगा कि देखो मैंने डीलिंग करी, ठीक है, और मान लो मैंने केसिंग कर दी। ठीक है, और मेरा फॉर्मेशन है इस पॉइंट पर। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ट्यूबिंग डाली। और मैंने ट्यूबिंग में कर दिया परफोरेशन। ट्यूबिंग में कर दिया परफोरेशन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगाया पैकर। आपको कंफ्यूजन बताएगा पैकर क्या होता है, सील करने के लिए होता है। यहाँ पर फुल जाना है, यहाँ पर फुल जाना है। ठीक है, ये लगा दिया पैकर। ठीक है, अब देखना कि इसमें जो फ्लूइड होगा फॉर्मेशन वो आपका सरफेस पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेशर होगा, सॉरी पैकर जो लगेंगे ना, तो पैकर लगेंगे यहाँ पर ट्यूबिंग और उसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, फॉर्मेशन प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा सरफेस पे तो फॉर्मेशन प्रेशर माइनस जी इंटू सी एच। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो और मान लो इसके अंदर जो ड्रिलिंग फ्लूइड भर रहा है ये केसिंग के पीछे भर रहा है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी मान लो 2, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा P। ठीक है, तो इस कंडीशन में इफेक्टिव बस्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर किसकी वजह से होगा, यहाँ पर देखो जो पैकर के ऊपर फ्लूइड होता है, इस पैकर को प्रेशर लगाने के लिए आपको बताया जाएगा
इसमें पैरा फ्लूइड मान लो इसकी डेंसिटी है √2, ठीक है, इसकी डेंसिटी है √2, तो इसका प्रेशर हो जाएगा P। तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर निकालूंगा तो इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये K/C/T ये जो तुम्हारे जो पैटर्न है ना उसको मानो आपके K/C/T। तो जो आपका इंटरनल प्रेशर है वो कितना हो गया P2 और एक्सटर्नल प्रेशर हो गया P1। ये हो गया पैरा फ्लूइड के द्वारा, ये हो गया तुम्हारा ड्रिलिंग पार्ट के द्वारा, सीमेंट के द्वारा या फिर फॉर्मेशन के जो फॉर्मेशन प्रेशर लगाया है। तो ये तो हो गया स्टैटिक इफेक्टिव बट प्रेशर स्टैटिक, क्योंकि पैरा फ्लूइड की डेंसिटी को पता है, इसकी डेंसिटी को पता है, तो ये हो गया स्टैटिक। तो इसमें जो केसिंग की डिजाइन होगी वो बहुत ही कम ग्रेड की लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही कम प्रेशर आता है, लेकिन कंडीशन कहां पर फेल होगी, कंडीशन तब फेल होगी, कंडीशन आपकी तब फेल होगी जब जो फ्लो लाइन रहेगी सरफेस पे वो लीक हो रही होगी, यहां पर वो लीक हो रही होगी यहां पर, जिससे क्या होगा, जो आपका फॉर्मेशन फ्लूइड है वो आपके एनुलस में एंटर कर जाएगा, वो आपके एनुलस में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ये आपके एनुलस में एंटर कर, ठीक है। अब देखना कि जो पैरा फ्लूइड है उसके द्वारा प्रेशर कितना लग रहा था P2 और इसके द्वारा इस पॉइंट पर प्रेशर कितना लग रहा है, ये वाला PF माइनस G/CH, ठीक है। अब देखो ये प्रेशर यहां पर, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, यहां पर टोटल प्रेशर हो जाएगा P2 प्लस PF माइनस G/CH। इस कंडीशन में प्रेशर अंदर इस पॉइंट पर बढ़ गया, पहले P2 लग रहा था, अब ये वाला प्रेशर भी ऐड हो गया। इस कंडीशन में इफेक्टिव प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 प्लस फॉर्मेशन प्रेशर का फ्लूइड माइनस G/CH माइनस एक्सटर्नल प्रेशर P2। ये आपका केसिंग में जब नहीं प्रोडक्शन केसिंग होगी और उसमें लीकेज होगी, जब लीकेज होगी तो आपका जो प्रेशर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, जो प्रेशर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो है इस पॉइंट पर, अगर मैं बस्ट प्रेशर इस पॉइंट पे निकालूं तो बस्ट प्रेशर इस पॉइंट पर क्या होगा, PA माइनस G/CH और इंटरनल प्रेशर कितना 0, तो PA माइनस G/CH, ठीक है। तो सरफेस का इफेक्टिव बस्ट प्रेशर ये हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है, और बॉटम में इफेक्टिव प्रेशर ये हो गया Q। अब मेरे को एक बात बताओ कि कौन सी जगह ज्यादा बस्ट प्रेशर है, सरफेस पर या बॉटम में, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर कौन सी जगह ज्यादा है, सरफेस में या बॉटम में। तो देखो ये क्वांटिटी तो सेम है, ये क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है। सरफेस पे इफेक्टिव प्रेशर कितना लग रहा है लीकेज के द्वारा, आपका ये वाला टर्म, और बॉटम में कितना लग रहा है, ये वाला टर्म, ठीक है। अब देखना कि ये वाली टर्म्स तो बराबर है, लेकिन
ये वाली टर्म तो ज्यादा है P2 माइनस P1। तो देखो मान लो ये आया 3000 psi, ये 3000 psi हो जाएगा, ठीक है। और P2 3000 में P2 प्लस P1 और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ठीक है। P2 प्लस P2 माइनस P1 और एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो देखो मान लो पैकर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा हुई और जो ड्रिलिंग मड है वो कम, डेंसिटी उसकी कम हुई, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। जब P2 ज्यादा होगा P1 से चली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और P2 कम होगा P1 से चली क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। लेकिन ये वाली कंडीशन कभी नहीं होगी, ये वाली कंडीशन कभी नहीं होगी, हमेशा P2 ग्रेटर देन P1 होता है, तो ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव। तो 3000 में ये पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ गई, ये पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ गई, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो गई और ऊपर वाली कम हो गई। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि जब आपका कंडक्टर केस में तो यानी कि सरफेस केस में और इंटरमीडिएट केस में हुआ तो बस्ट प्रेशर होगा सरफेस पे ज्यादा, लेकिन फ्लक्स केसिंग में अगर लीकेज नहीं है तो भी बस्ट प्रेशर होगा सरफेस पे ज्यादा है बस्ट प्रेशर, लेकिन लीकेज है तो बस्ट प्रेशर आपका बॉटम होल में होगा ज्यादा, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि बॉटम होल में ज्यादा प्रेशर होगा अगर लीकेज है, अगर नहीं है तो सरफेस पे ज्यादा होगा। अब मैंने कैसे कहा कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, और P2 ग्रेटर देन P1 होगा, तो समझो ये P2 जो है वो नीचे जो फॉर्मेशन प्रेशर है उसको काउंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन प्रेशर तो ज्यादा ही होगा ना, जो ड्रिलिंग पार्ट होगा उससे तो फॉर्मेशन प्रेशर बहुत ज्यादा ही होगा ना भाई। तो ये फॉर्मेशन प्रेशर है वो P2 जो है वो फॉर्मेशन प्रेशर की रेंज का होगा और ड्रिलिंग पार्ट की रेंज का होगा। P2 ग्रेटर देन हमेशा P1 ही रहेगा। तो इस केस में आप ये देख लेना, ठीक है ना, इस केस में आप ये देख लेना, ठीक है। इस केस में ये ज्यादा होता है, ये देख लेना। फिर कंडीशन क्या आती है, अगर ये पैटर्न, अब देखना अगर ये पैटर्न CID पे ना होकर आपके किसी ऊपर पॉइंट पर होगा, ठीक है। अगर ये पैटर्न यहां पर ना होकर यहां पर हुआ, ठीक है, तो जो हमारा जो इफेक्टिव बस्ट प्रेशर होगा वो हम कहां के लिए निकालेंगे, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर होगा वो हम इस डेप्थ के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा डेंसिटी 2 इनटू ये वाली डेप्थ, मान लो T1 डेप्थ है तो P1 क्या हो जाएगा ρ1 इनटू P1, और ये वाला प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये वाला प्रेशर तो नीचे से लग रहा है नीचे होकर जा रहा है, तो ये वाला प्रेशर सेम हो जाएगा। तो P2 प्लस ये वाला प्रेशर माइनस P1 इस पॉइंट पर और सरफेस पर यही रहेगा, इस केस में भी नीचे ज्यादा रहेगा। तो जब हमने ये इसमें केसिंग शिपिंग डेप्थ के हिसाब से लेंगे, लोड नहीं लेते, इसमें जो हम जो लोड लेते हैं वो हम लेंगे पैकर के साथ लेते हैं इंटरनल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो तो आपका, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो तो आपका फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर ही हो गया ना भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन प्रेशर के बराबर हो गया। अगर मैं CIP पर नहीं वो देखूं, अगर CIP पर मेरा वो देखूं क्या कहते हैं बस्ट प्रेशर, इफेक्टिव बस्ट प्रेशर, तो CIP का इफेक्टिव बस्ट प्रेशर क्या हो जाएगा PF माइनस ड्रिलिंग मड का प्रेशर दैट इज P1, ठीक है ना। तो सिंपली एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडक्टर केसिंग के लिए क्या नहीं करते, सरफेस और इंटरमीडिएट के लिए सरफेस पे ज्यादा होता है, टोटल केसिंग के लिए अगर लीकेज नहीं है तो सरफेस
होगा। अगर पैटर्न मारने में सीएचपी पे तो सीएचपी का लेंथ ले लेंगे, ठीक है। अगर पैटर्न मारने किसी डेप्थ T1 पर है तो T1 का लेंथ लेंगे, ये प्रेशर सेम हो जाएगा। T1 का पैटर्न फ्लूइड निकालेंगे, P2 प्लस ये वाला प्रेशर माइनस P1, P2 यहां पे ज्यादा आएगा, यहां पे कम आएगा, ठीक है। और इस वाले केस में देखेंगे इस कंडीशन में तो ये प्रेशर कितना होगा, P है माइनस आपका फिल्म का प्रेशर है CHP। और इस पार्ट में देखेंगे तो CHP माइनस T1, CHP माइनस T1, ठीक है, और इनटू ग्रेविटी वो ग्रेडियंट ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड माइनस PM माइनस ग्रेडियंट ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड इनटू CHP माइनस T1 जो वाली करता है यहां पर प्रेशर और इसका P2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला प्रेशर आएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि सब थोड़ा सा केस का लीकेज है तो एक्टिव पैटर्न आप करेंगे फॉर्मेशन फ्लूइड वो बस बस प्रेशर ज्यादा होगा सरफेस की वजह, बाकी सब कंडीशन में सरफेस का बस प्रेशर ज्यादा होगा। और ये सारा फॉर्मेशन फ्लूइड है तो यहां पर CHP माइनस T1 इनटू G और उसको फॉर्मेशन प्रेशर से घटा के यहां पे इफेक्टिव बस प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्शन केसिंग के लिए डिजाइन हो गया, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इनको मैं आपको एक प्रूफ बना के दे दूंगा, ठीक है, तो वो आप देखेंगे। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो आपकी कोलैप्स प्रेशर मैंने बता दिया, डिफरेंट कंडीशंस के लिए बता दिया, बर्स्ट प्रेशर मैंने बता दिया, डिफरेंट कंडीशंस के लिए बता दिया। तो हमारी कंडीशन की पहले आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा किससे कलेक्ट करेंगे वो मैंने बता दिए थे। तो उससे डाटा की एक टेबल कलेक्ट करेंगे, फॉर्मेशन प्रेशर वगैरह डेप्थ वगैरह, ठीक है। फिर उससे हमने कोलैप्स प्रेशर, बर्स्ट प्रेशर, टेंशन लोड और अदर लोड डिसाइड करेंगे, मेनली कोलैप्स और बर्स्ट और टेंशन। फिर उससे एक केसिंग का सेट हम निकालेंगे कि इस तरीके की केसिंग चाहिए इस कोलैप्स और बर्स्ट और टेंशन के लिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं केसिंग डिजाइन। फिर इसको लेंगे उसमें चेक करेंगे हमारे स्टोर में है कि नहीं, फिर उसको फील्ड में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप हो गया, ये वाला मैंने बता दिया था, ये वाला मैंने बता दिया था, इसमें कोलैप्स हो गया, बर्स्ट हो गया। अब इसको बताएं टेंशन, ठीक है। तो इन दोनों से इसको डिजाइन करने, टेंशन हम पढ़ेंगे थोड़ा लेट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इन दोनों से इसको डिजाइन करने के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, इसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। तो सुनो, मैंने क्या कहा था कि हम लेंगे जो मैक्सिमम लोड होगा केसिंग में, बर्स्ट में, टेंशन में और अदर लोड्स में कंप्रेशन में और आपके बेंडिंग में जितने भी लोड्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से मैं इसको डिजाइन कर दूंगा केसिंग, ठीक है ना। मैक्सिमम में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड केस बनेंगे, मैंने बताया था 3 लोड केस बनेंगे, ठीक है। तीनों लोड केस में डिफरेंट प्रेशर लगेंगे और जिस लोड केस में सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा उस लोड केस के हिसाब से मैं केसिंग को डिजाइन कर दूंगा। उस लोड केस में 3 लोड केस बनेंगे, उसमें किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा उसकी जानकारी के लिए प्रत्येक केसिंग लोड में, प्रत्येक लोड केस में कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी किन 2 लोड के बारे में कर ली, कोलैप्स प्रेशर, बर्स्ट प्रेशर, ठीक है। अब उसके बारे में हमको जानकारी हो गई है, ठीक है ना, उसके बारे में हमको जानकारी, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी केसिंग जो डिजाइन करते हैं वो कोलैप्स प्रेशर, बर्स्ट प्रेशर और टेंशन लोड और अदर लोड के हिसाब से हम लोड केस बनाते हैं और लोड केस के हिसाब से हम अपनी केसिंग डिजाइन कर देते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम अपनी केसिंग डिजाइन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल का उल्टा प्रोसीजर होता है। उल्टा प्रोसीजर में क्या होता है कि हम अपनी जो केसिंग डिजाइन करते हैं वो कभी भी टेंशन लोड या फिर बर्स्ट लोड या फिर कोलैप्स लोड को ध्यान में रखते हुए जो लोड केस बनते हैं उससे केसिंग डिजाइन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने अपनी कोलैप्स स्ट्रेंथ, बर्स्ट स्ट्रेंथ और टेंशन स्ट्रेंथ निकालते हैं उससे। और इनका प्रोसेस ये रहता है कि पहले हम कोलैप्स स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर बर्स्ट स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर टेंशन स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो ये क्राइटेरिया है कि हमने
लोड केस के आधार पर अपनी केसिंग को डिजाइन कर देती है, लेकिन लोड केस के आधार पर डिजाइन करने से पहले हम रफली कुलाक स्ट्रेंथ, बस स्ट्रेंथ और टेंशन लोड के हिसाब से अपनी केसिंग को डिजाइन करते हैं। फिर उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोड केस के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले तीनों के हिसाब से हम केसिंग को डिजाइन करेंगे, फिर उसका मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर नेसेसरी होगा तो, रिक्वायर्ड होगा तो लोड केस के हिसाब से, जो मैक्सिमम लोड केस के हिसाब से उसका मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी केसिंग आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन नहीं होती। केसिंग की डिजाइन को रेट करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो एंश्योर करते हैं कि केसिंग फेल नहीं होगी ड्यू टू अप्लाइड लोड ऑन दैट एट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके लिए प्री डिसाइड करते हैं, लोड केस से पहले डिसाइड करते हैं कि केसिंग स्ट्रेंथ क्या रहेगी। तो मैंने क्या समझाया कि लोड केस के हिसाब से थ्योरेटिकली तो हम केसिंग को डिजाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से हम रफली केस को डिजाइन करते हैं, फिर उनमें मॉडिफिकेशन करके लोड केस के हिसाब से हम डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कैसे होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हम केसिंग को डीरेट करते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि हमने ये खाली लोड केस के हिसाब से रेट कर दिया केसिंग को, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम इसको डीरेट करते हैं कुछ फैक्टर्स के द्वारा। वो फैक्टर क्या एंश्योर करते हैं कि केसिंग आपकी कभी भी फेल नहीं होगी अंडर कोलैप्स प्रेशर, बर्स्ट प्रेशर, टेंशन लोड, ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं? इसमें दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं आपके, डिजाइन फैक्टर और फेलियर लोड, वो डिजाइन फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर। तो पहला होता है सेफ्टी फैक्टर और दूसरा होता है डिजाइन फैक्टर। हम क्यों पढ़ रहे हैं इन फैक्टर्स को? क्योंकि ये फैक्टर डीरेट करते हैं केसिंग डिजाइन को, जिससे केसिंग कभी भी फेल ना हो अपने लोड लगने पर, ठीक है ना। तो ये अपने कोलैप्स के निकालेंगे, बर्स्ट के लिए निकालेंगे, टेंशन के लिए निकालेंगे, सिंगल कोलैप्स, बर्स्ट और टेंशन के लिए, ठीक है। लेकिन फिर इनसे हम एक केसिंग डिजाइन बनाएंगे, केसिंग की एक डिजाइन स्ट्रेंथ बनाएंगे। फिर उसमें जो तीन लोड होंगे उसका जो मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से डिजाइन में मॉडिफिकेशन करके एक नई डिजाइन दे देंगे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स डीरेट करने के लिए होते हैं केसिंग को, ठीक है। अब सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? सेफ्टी फैक्टर होता है मैक्सिमम लोड ऑन केसिंग जो अप्लाई हो सकता है और एक्चुअल अप्लाई लोड और मैक्सिमम लोड और केसिंग, ठीक है। इनके सामने हम लेंगे पहले केसिंग डिजाइन बनाएंगे, फिर उसको लेंगे टेंसाइल मतलब लोड केस के लिए मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लेंगे लोड केस के लिए मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम लोड केस पर लग सकता है कोई सा भी कोलैप्स, बर्स्ट, टेंशन और एक्चुअल लोड केस पर लग सकता है, ठीक है ना। तो मान लो अगर मेरा मैक्सिमम लोड 5000 है और एक्चुअल लोड जो उस पर लगेगा वो 6000 होगा, तो केसिंग की डिजाइन अच्छी है कि नहीं? भाई केसिंग ब्रेक हो जाएगी तो कभी मतलब केसिंग ब्रेक हो जाएगी, तो इस केस में सेफ्टी फैक्टर 1 से लेस आ रहा है। अगर मैं कहूं 5000 का लोड लगेगा और 5000 ही मैं इसको एक्चुअल लोड मैक्सिमम लोड 5000 लग सकता है और एक्चुअल लोड 5000 लग रहा है, तो इस केस में केसिंग डिजाइन तो मतलब फेल तो नहीं होगी, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ फेलियर होगी, मतलब इस थोड़ा सा ही बढ़ाया फेल हो जाएगी। और अगर ये 3000 हुआ तो मतलब 3000 मैक्सिमम लोड लग सकता है, मतलब 3000 एक्चुअल लोड लग सकता है, लेकिन 5000 दे सकती है। तो इस केस में एक से ज्यादा सेफ्टी फैक्टर हो गया। तो ये तीनों केसेस में ही, इन तीनों केसेस में कौन सा केस फेवरेबल है केसिंग को, कौन से केस फेवरेबल है इन तीनों केसेस में से कि जिसमें केसिंग फेल नहीं होगी, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों और इन दोनों में से भी ये सबसे ज्यादा। तो सेफ्टी फैक्टर हमेशा केसिंग का 1 होना चाहिए। और ये मैक्सिमम लोड होता है ना, ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है। कैटास्ट्रोफिक फेलियर मतलब
जो चेंज नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लोड अगर इससे ज्यादा लग गया, एक्चुअल अप्लाइड लोड मैक्सिमम लोड से ज्यादा लग गया, तो इसमें जो फेलियर होगी वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर होगी, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो सेफ्टी फैक्टर हमेशा मेरा 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें जो अगर मैक्सिमम एक्चुअल अप्लाइड लोड मैक्सिमम लोड से ज्यादा लग गया तो इसमें कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो जाएगी, इसमें नहीं है, हम फेलियर को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, केस कंपनी खराब हो जाएगी। तो सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम जो केस डिजाइन करते हैं वो सेफ्टी फैक्टर से डिजाइन नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर में हमको मैक्सिमम लोड जो केस पे अप्लाई हो सकता है ये हमको एपीआई से मिल जाएगा, और एक्चुअल अप्लाई लोड ये भी मिल जाएगा, लेकिन इनकी एक्चुअल वैल्यू दोनों की नहीं मिलेगी। तो हम केस को सेफ्टी फैक्टर से इसलिए डिजाइन नहीं करते क्योंकि हमको ना तो मैक्सिमम लोड एट डाउन कंडीशन, ना ही हमको एक्चुअल अप्लाई लोड जो केस पे लगेगा वहां मिलेगा। तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि सेफ्टी फैक्टर हुआ क्या, तो हम सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से केस को डिजाइन नहीं करते। तो जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका डिजाइन फैक्टर। इसके हिसाब से हम केस को डिजाइन करते हैं, और ये क्या होता है डिजाइन फैक्टर, ये बेस्ड होता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ मतलब आप बताइए क्या होती है ना, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। तो हम जो केस डिजाइन करते हैं वो डिजाइन फैक्टर के बेस पर करते हैं, और ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी ट्यूबुलेट्स होते हैं, चाहे ड्रिलिंग स्ट्रिंग ले लो, चाहे केसिंग स्ट्रिंग ले लो, है, चाहे पैकर्स ले लो, वो डिजाइन फैक्टर के हिसाब से डिजाइन होते हैं, ना कि सेफ्टी फैक्टर से। क्योंकि सेफ्टी फैक्टर में आपको जो फेलियर लोड है और जो मैक्सिमम अप्लाइड लोड है वो मैक्सिमम अप्लाइड लोड है, और जो एक्चुअल अप्लाइड लोड है वो आपको पता नहीं होते। तो डिजाइन फैक्टर में क्या होता है कि बेस्ड ऑन मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर क्या करते हैं, मैक्सिमम सर्विस लोड कितना लगेगा केसिंग पे या फिर एनी ट्यूबुलर पे, मैक्सिमम सर्विस लोड अप्लाई कितना होगा, और इसको रिलेट करते हैं एपीआई मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो डिजाइन फैक्टर क्या होता है, ये बेस्ड होता है मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे। इसमें क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं कि मैक्सिमम सर्विस लोड कितना अप्लाई हो सकता है, और उससे रिलेटेड मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ अपनी कितनी है अपने पास, ठीक है ना। तो और हमें इसमें मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं, तो इसके हिसाब से मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं, और इसके हिसाब से इसमें क्या होता है कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे कभी भी पाइप अपना फेल नहीं होता, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पर कभी भी अपना पाइप फेल नहीं होता, केस कभी फेल नहीं होगी। और मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ अपना क्या करेगा कि जो एक्सटर्नल लोड होंगे जो हम इवॉल्व नहीं कर सकते उनका भी एक एवरेज दे देगा। तो डिजाइन फैक्टर क्या हो गया आपका, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ और मैक्सिमम एप्लीकेबल लोड। तो इसके हिसाब से डिजाइन फैक्टर्स के हिसाब से हम लेंगे अपनी केसिंग को डिजाइन करेंगे, और जो बेस्ड होता है मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ पे, और उसमें हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि मैक्सिमम सर्विस कितनी हमको चाहिए, और उसके हिसाब से कौन सी एपीआई मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ हमको लेनी है, ठीक है। और डिजाइन फैक्टर का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एपीआई की हमारे पास कौन सी लेनी है, जब हमारा मैक्सिमम अप्लाइड लोड इतना लगेगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप डिजाइन फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग रेटिंग ऑफ द पाइप भी बोल लेंगे, रेटिंग ऑफ द पाइप क्या है, ठीक है, रेटिंग ऑफ द पाइप क्या है, और मैक्सिमम अप्लाइड लोड को बोल देंगे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड,
ठीक है। तो डिजाइन फैक्टर के हिसाब से डिजाइन करेंगे, ठीक है। और ये कंपेयर करता है मैक्सिमम सर्विस लोड अप्लाइड और एपीआई मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ में। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो ये हो गया मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली होती है रेटिंग ऑफ द पाइप होती है, और मैक्सिमम अप्लाइड क्या लोड क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जिसमें J55 केसिंग ग्रेड। तो ये रेटिंग की तो है, ये रेटिंग की तो केसिंग की, ठीक है ना। और इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केसिंग ग्रेड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केसिंग ग्रेड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गई केसिंग ग्रेड, ठीक है। ग्रेड में आपका आ गया जो पहला वाला लेटर होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होता है, वो बार-बार होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ के लिए होता है एट 1000 psi। तो मैं अगर इसमें पूछूं कि आपकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप कह रहे हो 55,000। अगर मैं पूछूं एट 35 में लेंगे मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप बोलते हो 35,000, ये 55,000। अगर x 73 में आपकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो 73,000, ठीक है ना। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऐसे निकालते हैं, ये ग्रेड है कैसे की, और ये रेटिंग के ग्रेड है, और इसको भी इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर सेट कर सकते हैं, केसिंग ग्रेड सेट कर सकते हैं, ये सब रेटिंग है। तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एक तरह की रेटिंग ऑफ द पाइप हो गई, और मैक्सिमम अप्लाइड लोड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लोड हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके डिजाइन फैक्टर का फार्मूला हो गया। तो क्या डिजाइन फैक्टर का फार्मूला हो गया आपका, रेटिंग ऑफ द पाइप दैट इज मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ रेटिंग ऑफ द पाइप, ठीक है, और मैक्सिमम लोड अप्लाइड और एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्ट होगा वो तो देखिए अप्लाइड होगा, ठीक है। अब ये तो गया डिजाइन फैक्टर, ठीक है ना, ये हो गया डिजाइन फैक्टर। अब इसी डिजाइन फैक्टर को मैं बर्स्ट प्रेशर के लिए निकालूंगा, कोलैप्स प्रेशर के लिए निकालूंगा, टेंशन प्रेशर के लिए निकालूंगा, तीनों प्रेशर्स के लिए निकालूंगा। क्योंकि टेंशन प्रेशर हमने पढ़ा लेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में निकालूंगा। और इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का होगा बर्स्ट प्रेशर के लिए होगा डिजाइन फैक्टर, बर्स्ट प्रेशर के लिए डीएफ हो जाएगा बर्स्ट स्ट्रेंथ अपॉन बर्स्ट प्रेशर। अब मैक्सिमम अप्लाई लोड, मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है, बर्स्ट प्रेशर के बराबर लोड लगेगा। और रेटिंग ऑफ द पाइप क्या होगी, रेटिंग ऑफ द केसिंग क्या होगी, मतलब हमने किस रेट की केसिंग बनाई है, तो किस स्ट्रेंथ की केसिंग बनाई है, वो बर्स्ट स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो बर्स्ट प्रेशर का डिजाइन फैक्टर ये हो गया। कोलैप्स प्रेशर का डिजाइन फैक्टर क्या होगा, कोलैप्स प्रेशर का डिजाइन फैक्टर हो जाएगा कोलैप्स स्ट्रेंथ और कोलैप्स प्रेशर। मैक्सिमम लोड कितना लग सकता है, कोलैप्स प्रेशर के बराबर, और रेटिंग ऑफ द केसिंग पाइप या ड्रिलिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, कोलैप्स स्ट्रेंथ के बराबर। तो रेटिंग ऑफ द पाइप को ये ग्रेड इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर थिकनेस जेड के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस इतने प्रेशर पे, इतने लोड पे हमने किस स्ट्रेंथ की केसिंग ली है, कोलैप्स स्ट्रेंथ किसकी लेनी है, उसके साथ उसका डिजाइन फैक्टर आ जाएगा। तो बर्स्ट प्रेशर का डिजाइन फैक्टर ये हो गया, कोलैप्स प्रेशर का डिजाइन फैक्टर ये हो गया। टेंशन का नहीं है, मैं टेंशन का लोड जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल लोड, मैक्सिमम टेंसाइल लोड, ये हो जाएगा डिजाइन फैक्टर ऑफ टेंसाइल, ठीक है। यहाँ पे बर्स्ट स्ट्रेंथ अपॉन बर्स्ट प्रेशर, कोलैप्स स्ट्रेंथ अपॉन कोलैप्स प्रेशर, यहाँ पर मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द केसिंग अपॉन मैक्सिमम टेंसाइल लोड केसिंग पर लग सकता है। और ये किससे निकलेगा, लोड केस से निकलेगा कि किस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इनके जनरली क्या होते हैं, मैंने बताया था सेफ्टी फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए जनरली अपनी फेलियर को रोकने के लिए, और डिजाइन फैक्टर 1 से बड़ा और बराबर हो जाना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं डिजाइन फैक्टर निकालूं कोलैप्स का डिजाइन फैक्टर निकालूं तो ये होगा 1, और बर्स्ट का निकालूं तो ये होगा 1.1, ठीक है। और टेंशन का निकालूं तो ये होगा 1.6 से 1.8, कंप्रेशन का निकालूं तो 1.1 सॉरी 1, और
ट्राइएक्सियल का निकाल तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया बस्ट कोलाप्स का, ये हो गया बस्ट का, ये हो गया टेंशन का, ये हो गया कंप्रेशन का, ये हो गया ट्राइएक्सियल का। ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तो ये डाटा ले लेना। अगर ये खंडी की बात करूं तो बस्ट कोलाप्स का होता है 1.1, इसका होता है 1.25, बस्ट का इसका होता है 1.2 से 1.8 डिजाइन फैक्टर, इसका होता है 1.1 और इसका होता है 1.2 ट्राइएक्सियल। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, इनके फॉर्मूले ये है, अगर ये फॉर्मूले दे रखे हो तो आप निकाल लेना। ठीक है, बस्ट का योग है, क्लास का योग है, बस्ट की मैंने ये पढ़ा रखे हैं और बस्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, टेंशन का मैंने बता दिया, टेंशन लोड में पढ़ा दिया। ठीक है ना, तो अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि हम पहले मान रहे थे कि हम प्लेसिंग को डिवाइड करते हैं लोड केस से, लेकिन मैंने कहा कि लोड केस से डिवाइड करते हैं कोई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको डीरेट करने के लिए होते हैं, खाली अपने उसको लोड केस से करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, डिलीट फैक्टर, डिजाइन फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, और ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर को रेट के हिसाब से रेट करता है सेफ्टी फैक्टर। डिजाइन फैक्टर आपके मैक्सिमम लोड कितने लग सकते हैं उसका एवरेज के हिसाब से, और इसका सभी कैसी फेलियर होती है उस हिसाब से सब अपना मैंने बता दिया। ठीक है, इस पे एक सवाल करना चाहे तो कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो टेंशन लोड होगी वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, जो टेंशन लोड होगी उसको नेक्स्ट क्लास से रीड करेंगे। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला कुछ सवाल ऐसे हैं कि अगर आपको बस्ट प्रेशर, मैक्सिमम बस्ट प्रेशर लग रहा है 3000 psi का और आपको लेंगे डिजाइन फैक्टर चाहिए आपका 2.5 1.6 का, तो आपका में बस्ट स्ट्रेंथ क्या होगी केसिंग की, डिजाइन फैक्टर अपॉन बस्ट स्ट्रेंथ अपॉन बस्ट प्रेशर मैक्सिमम। तो डिजाइन फैक्टर 1.6 है, बस्ट प्रेशर 3000 है, तो बस्ट स्ट्रेंथ क्या होगी, तो बस्ट स्ट्रेंथ निकाल लो, ये कुछ समथिंग 4800 psi आपको बस्ट स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ऐसे सिंपल फॉर्मूले आते हैं, वेट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हमने लेंगे सेफ्टी फैक्टर देंगे, डिजाइन फैक्टर देख लिया। ठीक है, तो मैंने क्या और टेंशन फैक्टर, टेंशन की डिजाइन फैक्टर तब देखेंगे जब हम टेंशन के लोड के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात क्या है कि मैंने कहा था कि उसको डीरेट करेंगे केसिंग को, हम पहले कह रहे थे केसिंग लोड के हिसाब से करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं फैक्टर्स के हिसाब से करेंगे। तो इन फैक्टर्स के हिसाब से हमने एक डिजाइन बनाएंगे, केसिंग के लिए केसिंग डिजाइन बनाएंगे, फिर उसमें अगर लोड केस में अगर कोई नहीं मॉडिफिकेशन होगा उसमें कर लेंगे। तो ये बस्ट स्ट्रेंथ और कोलाप्स स्ट्रेंथ मैंने बस्ट प्रेशर से और डिजाइन फैक्टर से बस्ट स्ट्रेंथ निकाल लिया, कोलाप्स प्रेशर से और कोलाप्स डिजाइन फैक्टर से और कोलाप्स से डिजाइन कोलाप्स डिजाइन फैक्टर और कोलाप्स डिजाइन फैक्टर और कोलाप्स से मैं कोलाप्स स्ट्रेंथ निकालूंगा, बस्ट डिजाइन फैक्टर और बस्ट से मैंने बस्ट स्ट्रेंथ निकाल ली, और ये प्रेशर से मैं पहले निकाल चुका था, कोलाप्स प्रेशर पहले निकाल चुका था, बस्ट प्रेशर पहले निकाल चुका था और डिजाइन फैक्टर हमको मिल गया। तो मैंने कैसे कोलाप्स स्ट्रेंथ निकाली, बस्ट स्ट्रेंथ निकाली, इससे कैसे डिजाइन करूंगा, फिर उस डिजाइन को नहीं मैं टेंशन के लिए मॉडिफाई करूंगा टेंशन स्ट्रेंथ के लिए, फिर नहीं एक मेरे पास एक केसिंग डिजाइन आ जाएगी। ठीक है, उसको लेंगे लोड केस के लिए 3 लोड केस होंगे, उसमें से जो मैक्सिमम लोड केस होगा उसके लिए मॉडिफाई कर दूंगा, अपने पास केसिंग की डिजाइन बनके आ जाएगी, जो कि हमारा लास्ट एम है। ठीक है ना, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रिव्यू दे दूंगा। बाकी का आपका नहीं है, कहां तक हो गया आपके नहीं है, डिजाइन फैक्टर और सेफ्टी फैक्टर मैंने बता दिए, कोलाप्स के लिए, बस्ट के लिए, टेंशन के लिए बता दिया, टेंशन के जब लोड बताऊंगा तो नहीं मैं इसको और भी बता दूंगा। ठीक है ना, और इन तीनों के हिसाब से नहीं पहले हम कोलाप्स और बस्ट के स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने एक दिन की डिजाइन बनाऊंगा, फिर टेंशन के हिसाब से मैं उस डिजाइन को मॉडिफाई करूंगा, फिर जो लोड केस होगा उसका जो मैक्सिमम लोड होगा उसके हिसाब से मैक्सिमम लोड होगा उसके हिसाब से लेंगे, उसको लेंगे मॉडिफाई कर दूंगा और आपका लेंगे केसिंग डिजाइन बन जाएगी। लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करा दूंगा।